सभी गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। और स्टार्ट करेंगे आज का सेशन हिंदी पेडागोजी। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो अलग हैं, कुछ ऐसे हैं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं और जो कुछ ऐसे हैं जो आते ही रहते हैं। मतलब क्योंकि सिलेबस बिल्कुल वही 7-8 टॉपिक मुश्किल से हैं पेडागोजी में। अगर हम हिंदी की बात करें तो 30 नंबर की, या लैंग्वेज कोई भी है, अगर हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, वॉटएवर, तो 30 नंबर की लैंग्वेज आती है। उन 30 मार्क्स में से अगर हम बात कर रहे हैं तो आपका 15 नंबर का पेडागोजी यानी शिक्षण शास्त्र के पढ़ाते कैसे हैं, है ना। और बाकी के 15 नंबर आपके 2 पैसेज, और 2 पैसेज भी 8 नंबर का एक पैसेज, या 7 नंबर का एक पैसेज, या 9 नंबर का एक पैसेज, या 6 नंबर का एक पैसेज। तो एक बड़ा एक छोटा पैसेज इस तरह से आता है। चाहे आपकी लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पेडागोजिकल क्वेश्चन सेम है एकदम। इवन पैसेज में भी कोई खास अंतर नहीं होता। बस जो लैंग्वेज 1 आप लेते हैं, भाषा 1, उसका एक पैसेज पोइट्री या पद्य कह सकते हैं हम, कविता जरूर आता है। ठीक, तो ये एक बेसिक सी बात है। उसमें 1-2 क्वेश्चन ग्रामर के होते हैं यानी व्याकरण के। वो आप अगर आपने प्रीवियस ईयर के पैसेज 5-10 सॉल्व कर लिए तो आपको अलग से व्याकरण पढ़ने की कोई आवश्यकता बचेगी नहीं। फिर भी आपको लगता है आप बहुत ही कमजोर हैं या कुछ इस तरह की बातें कि नहीं, सब कोई भी आपको सब कुछ कोई पढ़ा दे बैठ के, तो आप बैच ले सकते हैं। वहाँ फिर टीचर्स पूरा व्याकरण से लेके सब कुछ ही पढ़ाते हैं। बट ज़रूरत एज सच नहीं है कि, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी का व्याकरण इतना वीक होगा कि वो अगर 10 पैसेज सॉल्व कर ले और 2-2 क्वेश्चन, मान लो विलोम और वो सब भी नहीं पता हमें पैसेज देख के, तो दिक्कत वाली बात है। कुल मिला के पेडागोजी की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि 15 नंबर जो हैं फिक्स हैं और यहाँ पे 15 के 15 आप स्कोर कर सकते हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है जब से पेपर ऑनलाइन हुआ था, अब ऑफलाइन हो गया है, लेकिन फिर भी उसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर हम देखें, इससे पहले हम प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जो इस बार आया था एक कर चुके हैं हिंदी का। ये पहली क्लास है कायदे में, और अगर वैसे देखेंगे तो नंबर 2 है। ठीक, तो समझते हैं कुछ 25 क्वेश्चंस मैंने लिए। 15 नंबर की पेडागोजी आती है, बट समय कम रहता है। जितना हम डिस्कस कर लें क्वेश्चंस उतना अच्छा है। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। पेपर में थोड़ा बहुत बदलाव होता है कई बार। एज इट इज क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस आप देखेंगे, 21 में भी वही आया, 22 में भी वही आया, 23 में भी वही आया, अभी जनवरी में जो पेपर हुआ है वैसे ही वही टॉपिक्स हैं, है ना। तो वही 7-8 टॉपिक्स हैं। मैंने मैराथन वगैरह भी लिए हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। इसके अलावा हम आपको मिल जाएंगे कहाँ, लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आपको पीडीएफ विद आंसर्स आपकी मिल जाएंगी। जो अब तक की पीडीएफ हैं वो सब दे दी जा चुकी हैं, प्याजे वाली भी। बैच में अगर आप एनरोल होना चाह रहे हैं कि आपको ना किताब लेनी है, ना मॉक टेस्ट लेना है, ना कुछ और लेना है अलग से, सब एक जगह मिल जाए, सारी क्लासेस मिल जाए, नोट्स मिल जाए, तो आप करियरविल ऐप डाउनलोड करके वहाँ एनरोल कर सकते हैं। मैं सीडीपी आपके साथ डील करती हूँ डेली बेसिस पे, और कंप्लीट थियोरी से लेके सब कुछ, प्रैक्टिस से लेके सब कुछ। और ये आप वेबसाइट से लेंगे तो आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके फिर आप वेबसाइट में जाएंगे, टीचिंग सेक्शन में वहाँ पे जाइएगा। बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी होती है, तो टीचिंग सेक्शन में आप चले जाइएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई, 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे, सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करें, समझें। बहुत बढ़िया। कल हाँ क्लास नहीं हो पाई थी भाई, और बहुत बढ़िया। चलिए आ जाओ। अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। यहाँ पे 3 भाषाओं की बात हुई है। एक भाषा अध्यापक यानी जो लैंग्वेज की टीचर है, वो कह रही है अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं। क्या करती हैं, अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं। उन्होंने इंग्लिश में कोई स्टोरी सुनाई। अब देख रहे हो ये अंग्रेजी की बात हो रही है क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम आ रही है ट्रांसलेशन में, तो इवन सभी लैंग्वेज की। तो आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सबका सेम है, सिलेबस सारी लैंग्वेज का सेम है अगर पेडागोजी का देखेंगे तो एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है यानी इंग्लिश में कहानी सुनाई, फिर बच्चों को कहा, शिक्षार्थियों को कहा कि उन्हें जो भी भाषा आती है यानी जो भी उनकी मदर टंग है, मातृभाषा है, सहजात भाषा है, जो भी उन्होंने घर से उठाई है भाषा यानी अर्जित की है, उसमें वो कहानी एक समूह में अपने ग्रुप को सुनाए। ठीक है, जितनी उन्हें समझ में आई है अंग्रेजी से अपनी भाषा में उस कहानी को सुनाना है। उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएंगे। फिर उसके बाद तीसरी भाषा आएगी, कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। अब कक्षा की सामान्य भाषा यहाँ पे सिंपल है कि अंग्रेजी ही होगी, क्योंकि टीचर किस भाषा में बात करेगी, जो कक्षा की सामान्य भाषा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अलग भी हो सकती है, बट मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है यानी कई भाषाओं का प्रयोग हम कर रहे हैं और बच्चे की मातृभाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को यानी इस पेडागोजिकल टेक्निक को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बहुभाषा शिक्षण, यानी इसको मल्टीलिंगुअल टीचिंग कहेंगे। भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे, यानी जैसे आप बड़े होते हैं और भाषा को आप अर्जित कर लेते हैं अपने परिवार से, बोलना सीख लेते हैं, मम्मी पानी दे दो पहले तो तुतला के बोलते हैं, या फिर
सही बोलने लगते हैं, एक शब्द से दो शब्द जोड़ के। परभाषा व्यवहार यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग, या फिर बहुभाषा नीति यानी मल्टीपल लैंग्वेज पॉलिसी। फटाफट से बताओ। इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, इस मल्टीपल लैंग्वेज पॉलिसी से, भारत में भाषा नीति को क्या कहा जाता है? इसके बाद मैं ये क्वेश्चन एक बार लिख दूंगी बोर्ड पे, मुझे बात करते करते याद आ गया। और ऐसा बहुत बार होता है जब हम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है हम लिमिटेड सॉल्व कर रहे हो, बट कॉन्सेप्ट्स हमारे बहुत सारे क्लियर हो ही जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 57% लोग फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि गलत है। कमाल कर दिया आपने, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, गजब कर दिए हो। देखो एक बार, ये गलत है, ये वैसे गलत नहीं पूरी तरह से, बट यहां पे ये गलत है, क्योंकि अगर थर्ड ऑप्शन नहीं होता तो हम इसके साथ जा सकते थे। और बहुभाषा शिक्षण नहीं कहेंगे इसको, बहुभाषा तकनीक कह सकते हैं एक तरह से। खैर, अगर हम बात करें यहां पे, भाई बच्चे कई भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इंग्लिश में कहानी सुनाई गई, उन्होंने अपनी भाषा में बच्चों ने एक दूसरे को सुनाई, फिर कहा गया कि जो सामान्य भाषा है क्लास की, चाहे वो इंग्लिश हो या जो भी है, उसमें कहानी सुनाओ। तो कई भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, बच्चे की मातृभाषा का भी प्रयोग हो रहा है। इस टेक्निक को परभाषा व्यवहार या अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रांस लैंग्वेजिंग। देखो ये इंग्लिश पेडागोजी से ही सब ट्रांसलेट हो के आजकल पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं हिंदी के, तो इसलिए जिनको इंग्लिश के टर्म्स जरूर पता होने चाहिए आपको। ट्रांस लैंग्वेजिंग, ट्रांस लैंग्वेजेस, देखो ट्रांस मतलब ट्रांसफर हुआ है कहीं ना कहीं, तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो परभाषा व्यवहार ट्रांस लैंग्वेजिंग कहेंगे, जिसमें आप फ्लूइडली, आसानी से एक भाषा से दूसरी भाषा की तरफ जा सकते हैं। ये बहुभाषा तकनीक की का एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है मल्टीलिंगुअल टीचिंग का। अब यहां पे मल्टीलिंगुअल टीचिंग, ठीक है, बहुभाषाएं तो यूज हो रही हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट टर्म बताना है। तो एग्जैक्ट टर्म अगर हमारे पास है, जो हमसे एग्जैक्टली पूछा गया है, तो हम उस पे जाएंगे ना डायरेक्ट, है ना। हम अगर हमसे कहा गया है 2 दूनी कितने होते हैं, तो हम सीधा 4 कहेंगे ना। हम ये नहीं कहेंगे ये 4 ऐसे बनता है, एक एक को 4 बार जोड़ते हैं तब 4 बनता है। यहां पे डायरेक्ट लिखा हुआ है उन्होंने 4, आप कह रहे हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1, है ना। लेकिन हमारे से रिक्वायरमेंट क्या है? वो है डायरेक्ट आप वो टर्म बताइए। क्या आपको वो डायरेक्ट टेक्निक पता है? तो वो है परभाषा व्यवहार। इस पे कई क्वेश्चंस इस बार भी पूछे गए हैं, 2022 में भी पूछे गए थे। इस पे मैं 1-2 क्वेश्चंस आज भी कराऊंगी। तो ये थर्ड है। भाषा अर्जन होता है जब आप भाषा को एनवायरमेंट से उठा लेते हैं, जैसे आपने अपनी मातृभाषा को अर्जित कर लिया, समेट लिया, आपको बोलना आ गया, इधर उधर से सुन के किताब की जरूरत नहीं पड़ी। बहुभाषा शिक्षण में आप कई भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसी का एक पहलू है एक तरह से। बहुभाषिक नीति, यानी नीति की तो यहां बात नहीं हो रही, ये टेक्निक पूछी थी हमसे। पॉलिसी कौन सी है ये थोड़ी पूछा था। अब पॉलिसी से एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, पोल भी देना साथ में। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखती हूं कि भारत की शिक्षा नीति, भाषा शिक्षा नीति कौन सी है? भारत में पूछा जा चुका है पहले। भारत में भाषा नीति को, यानी लैंग्वेज पॉलिसी को क्या कहते हैं? बताना एक बार। भाषा नीति को क्या कहते हैं? सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ। तो हिंदी लिखने की प्रैक्टिस इतनी कम हो गई है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। भारत में भाषा नीति को क्या कहते हैं या क्या नाम है? दिख पा रहा है यहां तक? कहते हैं, बताइएगा फटाफट से। 4 ऑप्शन अगेन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? बहुभाषिता, सेकंड ऑप्शन मातृभाषिकता, त्रिभाषा सूत्र, या फिर मानक भाषा। फटाफट से बताओ, 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताओ, दिमाग थोड़ा एक्टिव होगा ना। थर्ड ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। भारत की जो भाषा नीति है, जिसको हम लैंग्वेज पॉलिसी कहते हैं, वो हम जो फॉलो करते हैं स्कूल्स में, या एजुकेशन सिस्टम पूरा जो फॉलो करता है, वो है त्रिभाषा सूत्र, जिसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं। और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कहाँ हुई है? एक क्वेश्चन इस पे भी आता ही है आजकल, पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात आपका कोठारी आयोग की एक पॉलिसी थी 1964-66 वाली, और उसमें इसकी बात हुई है कि 3 भाषाएं आप पढ़ाइए, मदर टंग जो भी आपकी हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। खैर इस पे हम आएंगे, अभी एक क्वेश्चन और आएगा इस तरह का। तो भारत की लैंग्वेज पॉलिसी को हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं, इसको ही हम ध्यान में रखते हैं। इस पे बवाल भी हुआ था साउथ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कक्षा 7 की अध्यापिका, यानी क्लास 7 की टीचर हैं,
जो जोड़ियों में यानी पेयर्स में, जोड़ों में मतलब दो दो के बच्चों का, मान लीजिए 30 बच्चे हैं, 15 पेयर बना दिए, दो दो बच्चों का एक पेयर, ठीक है ना। ग्रुप नहीं कहेंगे, ग्रुप में 2 से अधिक लोग होते हैं, ठीक। तो जोड़ियों, अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही हैं, जिसमें सभी जोड़ियों पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए दिया जाता है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती हैं, यानी 2 बच्चे हैं, उसमें से बच्चा ए है जो पहला वाक्य पढ़ रहा है, और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है, यानी ए ने वाक्य पढ़ा और बी ने लिखा, बी ने राइट किया और ए ने रीड किया। सिंपल है, पढ़ा ए ने, लिखा जो पढ़ा गया है। मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने पढ़ा वाक्य श्रुतलेख और आप लिख रहे हैं वाक्य श्रुतलेख, ठीक। तो ऐसे हो रहा है, 15 जोड़े या जितने भी जोड़े हैं क्लास में। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है, अब दूसरा कोई ग्रुप है, दूसरा कोई पेयर है, सॉरी, अब वो एक बच्चा है वहां पे, एक लाइन पढ़ेगा, दूसरी बच्ची उसको लिखेगी और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं, बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहते हैं, यानी अब वो चेक कर रहे हैं कि सही लिखा है कि नहीं, जो बेसिक जो कहानी थी उसके हिसाब से सही भी है कि नहीं है। अब ये डिक्टेशन तो है, क्योंकि जब आप स्पेलिंग चेक कर रहे हो या देख रहे हो कि मैच हो रही हैं चीजें या नहीं, जिसको हम आम भाषा में इमला कह देते थे, कि बचपन में टीचर या माँ बाप हमारे बोलते थे कि ये लिखो, वो बोल रहे हैं और हम लिख रहे हैं, ताकि हमारी वर्तनी की अशुद्धियां ठीक हो सके। वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स क्लियर हो सके, है ना। तो ये श्रुतलेख है कि सुन के, डिक्टेशन कहते हैं अंग्रेजी में, सुन के लिख रहा है बच्चा। हाँ, ये तो हो रहा है, श्रुतलेख श्रुतलेख ये दोनों तो हटा देंगे। पारस्परिक लेखन, पारस्परिक लेखन ये नहीं है कि एक लिख रहा है फिर दूसरा लिख रहा है, यहाँ पे बोलने की भी बात हो रही है, सुन के लिखने की बात हो रही है, तो इसलिए डिक्टेशन या श्रुतलेख तो जरूर आएगा, ठीक। पारस्परिक श्रवण, सिर्फ सुनने की बात नहीं हो रही, लिखने की भी हो रही है, तो श्रुतलेख है, सुनना और लिखना साथ में है, डिक्टेशन, ठीक। तो वाक्य श्रुतलेख, या सिर्फ वाक्य की बात हो रही है या नहीं, कहानी की बात हो रही है, यानी पारस्परिक श्रुतलेख यानी रेसिप्रोकल डिक्टेशन, यानी एक बच्चा बोल रहा है फिर दूसरा लिखेगा, दूसरा बोल रहा है फिर पहला लिखेगा, तो सुन करके लिखा जा रहा है। तो यहां पे परस्पर चल रही है ये क्रिया, यानी रेसिप्रोकल है, अपने पीयर्स में वो कभी एक लिख रहा है कभी दूसरा। तो ये पारस्परिक श्रुतलेख है जो 2 लोगों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में चल रहा है या पेयर्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 पोल में दोगे जवाब और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन भी पता नहीं अलग अलग तरीके से कितनी बार पूछा जा चुका, लगभग हर बार आता है अब तो, ये है ना, कि वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन यानी डेली एक्टिविटीज के लिए, हिंदी में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी, डेली एक्टिविटीज के लिए। फोन किया किसी को, अरे भाई क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, दिन प्रतिदिन डेली यूज है लैंग्वेज का। आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए, इंटरएक्शन के लिए, दोस्त से मिले और भाई क्या चल रहा है आजकल, फिर वो कहेगा क्या चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कुछ भी दुनिया भर की बातें करेगा वो। आमने सामने की अंतः क्रिया, सोशल इंटरएक्शन, है ना। मम्मी से मिले, मम्मी ने कहा हाँ और क्या पढ़ाई की आज, टीचर से मिले, नमस्ते किया या वॉट एवर, ग्रीट किया उनको, ठीक। 2 बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, तो डेली लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं, इस अंतः क्रिया को क्या कहेंगे, सिंपल है, 43% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। अब आपको पता है, अगर बिक्स नहीं पता किसी को तो हिंदी का हम बहुत वो करते हैं ना कि यार सिर्फ हिंदी में पढ़ो, या तो भाई आजकल सिस्टम ही ऐसा है कि आपको टर्म्स इंग्लिश में भी पता होने चाहिए, और इवन ट्रांसलेशन में कई बार भाव गलत हो जाता है, तो अगर आपने प्रॉपरली ठीक से पढ़ लिया है इंग्लिश के टर्म्स को तो वो हेल्प करेंगे। बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल, बिक्स जिसको हम कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल, क्योंकि इसका नाम ही है इंटरपर्सनल, तो अंतरवैयक्तिक यानी अंतः क्रिया ही होगी इसमें, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी वो स्किल्स जो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक दूसरे से बातचीत में यूज कर रहे हैं, फोन पे बात करना, सामने बात करना, अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को समझना, ये बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स जो हैं बिक्स कहलाती हैं, जिसमें बातचीत की बात आएगी। इसका ऑपोजिट हो जाता है कैल्प, यानी एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं बट इससे डिफरेंट है, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी जब आप भाषा का इस्तेमाल डेली नहीं, जो ज्ञान के सृजन के लिए कर रहे हैं, जिसमें आप एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, प्रोफिशिएंसी आपकी उस पे है, तो वो कॉग्निटिव, आपके जो ये हिंदी में अगर कहें तो संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, कि आपकी उतनी पकड़ है कि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ के समझ पा रहे हैं, है ना। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं कैल्प, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। तो ये पढ़ने लिखने के बारे में होती है, डेली एक्टिविटी के बारे में है, इसलिए हम इसको नहीं कह सकते। अगर ये पढ़ने के बारे में, पढ़ के चैप्टर को समझने के बारे में होती तो हम इसको कह देते।
अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, ये देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट टर्म जब है तो हम इसके साथ क्यों जाएंगे, है ना? एक को 4 बार जोड़ के क्यों दिखाएंगे जब 2 दूनी 4 डायरेक्ट लिखा हुआ है। 4 देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्या कहता है भाई? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री, मिडिल स्तर पर मतलब बोले तो कक्षा 6 से 8 के बीच में, है ना? आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस तरह के जितने भी सेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे कर लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बार बार सामने आएंगे, सिलेबस लिमिटेड है लैंग्वेज का। मिडिल स्तर पर अध्यापन, और जो आपने सीडीपी में पढ़ा है वो भी यहाँ काम आएगा। तो मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री यानी छोटी कहानी पठन के लिए देती है। एक छोटी सी स्टोरी दी कि पढ़ो 6 to 8 के बच्चों के लिए, और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से, सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से यानी जस्टिस के, पावर के, इन सबके व्यू पॉइंट से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो कि ये पाठ्य सामग्री कहना क्या चाहती है। कोई न्यूज आर्टिकल दे दिया, कोई स्टोरी दे दी, और कहा गया कि जस्टिस हो रहा है क्या इसमें? वो कौन सी कहानी होती थी जो बचपन में नहीं होती थी, 2 बैल थे और एक वो बैल प्रेमचंद की आई थिंक कोई कहानी है, ठीक? तो अब उसमें आप सोचते हो कि यार इसने, इसके दोस्त ने सही किया कि गलत किया, है ना? आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है, दिमाग पे जोर डालेंगे अब आप, है ना? क्या जस्टिस हुआ? अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? बताओ किस चीज का विकास, कौन सी कहानी थी, बताओ जल्दी, है राहुल? कोई बात नहीं, चलो खैर, हाँ, झूरी के 2 बैल और समथिंग, सही बात है, हीरा मोती को अलग अलग नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहां पे, तो आप सोच रहे हैं कि यार इसके साथ सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना? तो जस्टिस और पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें थिंकिंग कर रहे हैं, यानी अलग अलग पहलुओं से सोच रहे हैं। जब बात अलग अलग पहलुओं की आ जाती है तो क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। क्रिटिकल मतलब समालोचनात्मक चिंतन। अब ऑप्शंस में क्या है हम देख लेते हैं। समालोचनात्मक भाषा विकास कर रही है टीचर इसके माध्यम से, उच्च स्तरीय भाषा कौशल है ये, है ना? समालोचनात्मक साक्षरता कौशल है या समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है। अब ये ऑप्शंस ने क्वेश्चन को मुश्किल बना दिया, अदरवाइज क्वेश्चन आसान था, क्योंकि सोचने की बात हो रही है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं, तो यानी समालोचनात्मक चिंतन तो हो रहा है बच्चे का, क्रिटिकल थिंकिंग जो 21वीं शताब्दी के कौशलों में आता है, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति भी कहती है। तो समालोचनात्मक भाषा विकास कराने की कोशिश है, उच्च स्तरीय भाषा कौशल है, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है। किसका विकास करने की बात कर रही है? देखो अगर आप देखेंगे तो ये एक टर्म है, एग्जैक्ट टर्म है। अब ये टर्म वाला क्वेश्चन हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका फैक्चुअल आंसर होगा। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल यानी क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स, इंग्लिश में कह देते हैं, आता है और क्वेश्चन सेम इंग्लिश में भी। क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स यानी इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी आ रही है बच्चे की, और वो लिटरेसी भी बेहतर हो रही है, यानी अब वो इसका अर्थ निकालना, इस पे विचार करना, इस पे रिफ्लेक्ट करना, इस पे चिंतन करना, क्या सही है क्या गलत है, हर एक पहलू से देखना किसी चीज को, है ना? तो ये स्किल्स में अपने आप भाषा विकास हो जाएगा, कौशल इसके अंदर होंगे बच्चे में, तभी वो इस समालोचनात्मक चिंतन कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो भाषा कौशल हैं। ठीक, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, ये पेडागोजी थोड़ी है कि उसको बच्चे को थोड़ी पढ़ाना सीखना है यहाँ पे, उसका तो सिंपल साक्षरता कौशल है कि वो लिटरेसी सीख रहा है, साक्षर हो रहा है इस चीज में कि अलग अलग व्यू पॉइंट से कैसे किसी चीज को देख पाते हैं। तो समालोचनात्मक साक्षरता कौशल इसको हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? फटाफट से देखेंगे और समझेंगे, जवाब देंगे। अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी वो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो दायरा है, अब आपने जो भी पेडागोजी में पढ़ा है वो बहुत काम का हो जाता है यहाँ पे, कि जहां तक संभावना है कि आपका विकास हो सकता है, जो वाइगॉस्की की बात होती है, और परिणामतः पठन बोध में सुधार हो जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? यानी अध्यापक और विद्यार्थी दोनों साथ में कर रहे हैं किसी काम को, जहां जरूरत पड़ रही है टीचर से पूछ रहे हैं, टीचर अपने विचार बता रहे हैं किसी एक पाठ को लेके, बच्चे अपने विचार, यानी चर्चा परिचर्चा हो रही है। यानी सहयोगात्मक अधिगम समूह यानी कोऑपरेटिव एक ग्रुप बना हुआ है जहां कोलैबोरेट करके साथ में टीचर बच्चे से, बच्चे टीचर से, सब मिलकर के सीख रहे हैं। इसको रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में पारस्परिक शिक्षण कहेंगे, और ये रीडिंग में बहुत काम आता है। संरचनात्मक उपागम नहीं है कि आप संरचना देख रहे हो, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं किसी सेंटेंस को, बल्कि यहाँ पे समझ की बात हो रही है। मॉडल पठन होता है कि मॉडल रीडिंग जिसको कहते हैं, टीचर ने पढ़ के दिखाया अच्छे से उच्चारण के साथ,
और बच्चे फिर उस चीज को वैसे ही पढ़ रहे हैं। वो नहीं है यहाँ पे समझ की भी बात हो रही है, बच्चे की समझ बेहतर हो रही है क्योंकि टीचर और बच्चे साथ में मिलकर सीख रहे हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, समीपस्थ दूरस्थ विकास, जो आपका मान लीजिए आप खुद से यहां तक जा सकते थे लेकिन टीचर के सहयोग से आप यहां तक पहुंच जाएंगे अब, ठीक है ना। तो पारस्परिक शिक्षण यानी रेसिप्रोकल टीचिंग, बच्चे टीचर से सीख रहे हैं, टीचर बच्चे से, सब आपस में जहां जिसको जरूरत पड़ रही है अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, परस्पर शिक्षण हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है। ये क्वेश्चन आता रहा है, आता रहेगा। उपचारात्मक शिक्षण जिसको इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कहते हैं हम इसको, है ना, रेमेडियल, ये वर्ड्स याद होना जरूरी है। देखिएगा, तो अगर उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है तो उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने और सुधार लाने की जरूरत है, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। देखो, अंक लाना कभी भी पर्पस होता ही नहीं है पेडागोजी में, ठीक। बच्चे का भला अंक से नहीं, समझ से होगा, अंक अपने आप आ जाएंगे। एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। याद कीजिए 3 इडियट्स, यही पेडागोजी का पूरा सिद्धांत है, ठीक। थर्ड ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी कुछ ही आयामों पे, बट कौन से आयाम, जहां कठिनाई हो। तो ऐसा नहीं है कोई भी रैंडम कुछ आयाम, कौन से कुछ आयाम, जहां कठिनाई हो वहीं तो उपचार दिया जाएगा, जहां बीमारी तो हो कोई, अगर कुछ है ही नहीं दिक्कत तो डॉक्टर जबरदस्ती थोड़ी मुझे दवाइयां दे देगा, ठीक है ना। अगर हम देखें उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ शिक्षार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है, यानी उन टीचर्स के लिए, सिर्फ टीचर्स के लिए है ये नहीं भाई, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए है। कि टीचर के लिए क्या कैसे सही है, बच्चे के लिए कि उसको कठिनाई कहां है, वो किस चैप्टर में किस जगह पे अटकता है, कहां दिक्कत है, तो उसको सुधार लाइए आप, तो वो उपचारात्मक शिक्षण में आएगा। दोबारा पढ़ाइए, नए तरीके से पढ़ाइए। टीचर के लिए कि टीचर का जो टीचिंग मेथड है उसमें दिक्कत कहां है, उसको अपनी टीचिंग में इंप्रूवमेंट की कहां जरूरत है ना। ऐसा थोड़ी कि टीचर को कोई जरूरत ही नहीं है चेंज की। तो उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए, यानी टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उनकी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनमें बदलाव और सुधार लाने की जरूरत है। चाहे वो बच्चे को, चाहे किसी एक चैप्टर में दिक्कत है ना, किसी एक पॉइंट में दिक्कत है, तो टीचर और बच्चे दोनों में यहां चेंज आ सकता है उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। और उपचारात्मक शिक्षण होता ही है जहां बच्चे को दिक्कत है, सुधार लाने की जरूरत है। ये नहीं कि कुछ आयामों पर ध्यान देने की जरूरत है, जहां मुश्किल है, बच्चे को दिक्कत है, वहां ध्यान देने की जरूरत है, उसी को उपचारात्मक शिक्षण कह रहे हैं, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट। तो ध्यान से पढ़ना होता है नॉट वाले क्वेश्चंस को। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही है, भारतीय भाषाओं की बात होती है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, है ना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, चलो ये भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात हुई है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, ये त्रिभाषा सूत्र क्या है, भारत की भाषा पॉलिसी है, भाषा नीति है, इसके आधार पर भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, ये एक पॉलिसी है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, यानी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनका अध्ययन जो है आपका, क्लासिकल लैंग्वेजेस का अध्ययन त्रिभाषा सूत्र में, ये बात कही गई है, बताओ एक बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, हाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, बट त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से नहीं कह रही है। वो ये नहीं कह रही है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में तीसरी भाषा पढ़ा दो संस्कृत, जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है, या और भी क्लासिकल लैंग्वेजेस या शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में। वो कह रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए आप क्लासिकल लैंग्वेजेस को या शास्त्रीय भाषाओं को, एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में, ना कि त्रिभाषा सूत्र के अंदर। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं हैं ऑलरेडी, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा, घर की भाषा का अध्ययन, भाई ये तो होता ही है त्रिभाषा सूत्र में, मदर टंग की भी बात हुई है ना, अंग्रेजी की भी बात हुई है, भारतीय भाषाओं की भी बात हुई है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं बच्चे की, या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो भारतीय भाषाएं हैं, उनकी बात हुई है। लेकिन त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये आपकी जो भाषा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ये नहीं कहती। वो कहती है जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं भारत में, चाहे वो संस्कृत है या और इस तरह की भाषाएं हैं, उनको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए, वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाइए, ना कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में तो 3 भाषाएं हैं, यानी त्रिभाषा सूत्र में तो नाम ही है त्रि, है ना। मदर टंग है बच्चे की, जो भी मातृभाषा है ना, इंग्लिश या हिंदी है, डिपेंड करेगा कि मातृभाषा हिंदी है, इंग्लिश है, इनमें से कुछ हुआ तो फिर कुछ और आ जाएगा यहाँ पे।
और तीसरी भाषा आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, यानी भारतीय भाषाओं में से कोई एक। ये 3 भाषाओं का जिक्र हुआ है त्रिभाषा सूत्र में, ना कि वैकल्पिक विषय के रूप में शास्त्रीय भाषा का। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अलग से आप एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा फटाफट से। कोझिकोड के लिए एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? कोझिकोड कहाँ है? एक सिटी है, कहाँ? केरला में। उसमें ईवीएस में भी पढ़ते हैं हम, है ना? ईवीएस के अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें पढ़ते हैं हम। कोझिकोड एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम में, यानी कोझिकोड एक जगह है, मान लीजिए केरला में एक सिटी है, तो वहां पे जो मलयालम बोली जा रही है किसी एक गली मोहल्ले में, वो डिफरेंट है, वो अलग है, थोड़ी सी भिन्न है, जो दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। यानी उस एक पर्टिकुलर एरिया में कोई जगह है, यहां पे जो मलयालम बोली जा रही है वो अलग है कहीं और बोली जा रही मलयालम से। इसको ऐसे समझ सकते हो कि हिंदी हम हरियाणा में भी बोल रहे हैं, जिसको हम हरियाणवी कह देते हैं, हिंदी हम उत्तर प्रदेश में भी बोल रहे हैं, और हिंदी हम आसपास के राज्यों में भी बोल रहे होंगे, मध्य प्रदेश में भी कुछ हद तक बोल रहे होंगे, ठीक, तो या राजस्थान में भी कुछ हद तक बोल रहे होंगे। तो हिंदी का वो रूप जो हरियाणा में है या हरियाणा के हिसार में है, मान लीजिए, वो हरियाणा के जींद में अलग है। तो मतलब भाषा हम बोलते हैं ना, कोस कोस पे बोली बदले, 3 कोस पानी और 3 कोस पे वाणी, तो हमारी बोलियां हैं बहुत सारी। तो उस तरह से मलयालम की भी बोलियां होंगी, किसी भी भाषा में होगा ही, जो जैसे जैसे स्थान के आधार पे भाषा में परिवर्तन होने लग जाते हैं। तो विशेष समुदाय द्वारा बोली जाने वाले ही मलयालम को क्या कहेंगे? बोली कहेंगे, क्योंकि एक विशेष समुदाय बोल रहा है उसको, वो मानक भाषा से अलग है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज से, ठीक। तो ये 2 भिन्न भिन्न भाषाएं हैं? नहीं, भाषा तो मलयालम ही है। मलयालम की सामाजिक बोली है जो उस समाज ने अडॉप्ट कर ली है, जो एक जगह पे बोली जा रही है। 4th ऑप्शन पे क्यों जा रहे हो? मलयालम की क्षेत्रीय बोली, सामाजिक, भाई क्षेत्रीय नहीं, ठीक है ना। मलयालम के 2 प्रकार हैं, मलयालम की सामाजिक बोली है, सब अलग अलग इसमें जवाब दे रहे हैं, ठीक है। समाज, उस समाज की भाषा है ये। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? विस्तृत पठन के कई प्रकार होते हैं, हमने मैराथन में पढ़े थे, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। विस्तृत मतलब इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। और एक होता है गहन पठन, जिसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। एक होता है गहन पठन, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पढ़ते हैं ना हम, तो पठन के प्रकार हैं बहुत सारे, संभाषिक पठन हैं और भी कई प्रकार हैं। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी आपको, सिर्फ 2 ही पे हम चर्चा करेंगे। गहन पठन, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे फिर किसी और दिन। गहन पठन यानी इंटेंसिव रीडिंग, और विस्तृत पठन यानी एक्सटेंसिव रीडिंग। विस्तृत पठन के बारे में सही नहीं है। व्याकरण अधिगम के लिए पठन, आनंद के लिए पठन यानी रीडिंग फॉर प्लेजर, सराहना बोध के लिए पठन, एप्रिसिएशन के लिए पठन, यार कितनी अच्छी नॉवल लिखी है, हाँ ठीक है। आनंद के लिए पठन, मजा आ रहा है कोई कहानी पढ़ने में, कोई किताब पढ़ने में, मजे के लिए पढ़ रहे हैं, सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही मन कर रहा है पढ़ रहे हैं। बहिर्वेशन यानी एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, यानी आप चिंतन कर पा रहे हैं, उससे कुछ नया अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं, एक अपना कुछ क्या कहेंगे कंक्लूजन को, हम अपना एक सार निकाल पा रहे हैं, अपना एक व्यू पॉइंट देख पा रहे हैं उसमें से। तो अगर हम देखें सराहना बोध के लिए पठन या आनंद के लिए पठन, तीनों बातें सही हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग या विस्तृत पठन क्या होती है? जब आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, हैरी पॉटर की कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई और आपका मन किया प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहे हैं, जबकि आपके सिलेबस में भी नहीं है, या लाइब्रेरी गए कोई भी किताब उठाई, तो आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं, ना तो पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है वो पढ़ के सराहना कर पा रहे हैं, आप एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग आप 4 दिशाओं में सोच पा रहे हैं, चीजों के बारे में जान पा रहे हैं। व्याकरण अधिगम के लिए पठन नहीं है। व्याकरण अधिगम के लिए होता है या पर्टिकुलर संरचना के लिए होता है, तो एक गहन पठन हो जाता है जो पढ़ाई लिखाई से आपकी डायरेक्ट रिलेटेड होता है। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नहीं वाला है, तो सही जो नहीं है उसी का जवाब हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में कौन सी एक बात सही है? मातृभाषा, घर की भाषा, या हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, बताइए।
देखना एक बार, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, फटाफट से बताओ। मातृभाषा, घर की भाषा यानी मदर टंग, आपकी होम लैंग्वेज, बात एक ही है। हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, तो घर की भाषा या मातृभाषा हमेशा हिंदी ही होगी, ये कैसे मान लें हम। मातृभाषा सही क्या है वो पूछा है, तो ये तो सही नहीं है। मातृभाषा, घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, भाई प्रथम भाषा के रूप में थोड़ी हो जाएगी, ये मातृभाषा थोड़ी है सबकी, हिंदी अंग्रेजी पूरे भारत में। किसी की पंजाबी होगी, किसी की मलयालम होगी, किसी की कोई और होगी। मातृभाषा ठीक है, घर की भाषा ठीक है, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, हाँ जो क्षेत्रीय भाषा होगी वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि वही मदर टंग होगी होपफुली, और वही आपकी घर की भाषा भी होगी जो उस क्षेत्र में बोली जा रही होगी। अंग्रेजी, हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। अंग्रेजी थोप नहीं सकते हम, सबसे पहले मातृभाषा, तो थर्ड ऑप्शन ही है। सबसे पहले मदर टंग, मातृभाषा में शिक्षा दीजिए आप, जो भी मीडियम है, भाषा का माध्यम है, पढ़ाने का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए, बच्चे की घर की भाषा होनी चाहिए, और उसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं प्रथम भाषा के रूप में, ये सेम ही बात है। या सहजात भाषा भी यहाँ लिखा हो सकता था, तो घर की भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, ये सब एक है, इनको प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, फिर जाके इंग्लिश हिंदी की बात होगी, और फिर उसके बाद मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई तीसरी भाषा की बात होगी। ठीक है जी, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में निपुणता को आवश्यक रूप की तरह अनुशंसा करती है, यानी फॉर्मल लैंग्वेज आप सीख जाएं, जो अलग अलग सिचुएशन में आप यूज कर सकें, फॉर्मली ऑफिस में, कहीं जहां भी आप कोई काम कर रहे हैं उधर, है ना। बताइएगा एक बार, ये लोग कितना कंफ्यूजिंग पेपर बनाते हैं। हाँ, क्योंकि सिलेबस नहीं बदला ना इतने साल से, तो अब कुछ तो क्वेश्चन ही नहीं बना लेंगे कम से कम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भाषा अधिगम के लिए ड्रिल और भाषा के औपचारिक गुणधर्म में, ड्रिल का मतलब होता है बार बार प्रैक्टिस हो रही है। अब आप इसमें गलत फंस जा रहे हैं, क्योंकि 53% लोग फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं, जो कि गलत है। यहां पे समझना होगा हमें कौन सी बात हो रही है। औपचारिक गुणधर्म में निपुणता, यानी आप फॉर्मली अगर ऑफिस में किसी से बात करनी है, या कहीं पे थोड़ी बहुत बात आपको औपचारिक रूप से फॉर्मली करनी पड़ जाए तो आप कर लेंगे। इसमें बार बार आपको अभ्यास करा दिया गया है। ड्रिल का मतलब ये अभ्यास, और जहां ड्रिल आता है इसको हम बहुत पॉजिटिव नहीं मानते, ये व्यवहारवादी प्रिंसिपल्स पे आधारित है कि इतना अभ्यास करा दो, एक तरह से रट्टा ही लगवा दो, ठीक है ना। लेकिन भाषा में इसको हम यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं एक मेथड है, मैं मेथड बता दूंगी, इसको आर्मी मेथड कहते हैं, जो कि यहाँ लिखा नहीं है। आप लोग 45% लोग गलत जवाब दे रहे हैं, जो कि आप फोर्थ कह रहे हैं, है ना। इसको हम कहते हैं श्रव्य भाषावाद या ऑडियो लिंगुअल मेथड कह देते हैं। ये आर्मी मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें ये हुआ था इसीलिए इजाद के अलग अलग देशों में, मान लीजिए आर्मी है तो वो कुछ वर्ड्स आप दूसरी भाषा की सीख ले रहे हैं जिस जगह पे आप जा रहे हैं, ताकि उसको फॉर्मली यूज किया जा सके नॉर्मल कम्युनिकेशन में। इतनी बार रिपीट किया है तो इससे बोलने और सुनने की क्षमता आपकी ठीक हो जाती है उस भाषा की। बाकी रट्टाफिकेशन ही है, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हुई है उस चीज की, सुन करके आप, क्योंकि भाषा के कुछ स्ट्रक्चर्स आपने सीख लिए हैं जो बेसिक जरूरी है ना, यस सर नो सर टाइप। खैर, व्याकरण अनुवाद विधि में तो आप मातृभाषा को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट किया या ट्रांसलेट किया, अनुवाद किया अगर हम कहें तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड कहते हैं इसको। सबसे पुरानी विधि माना जाता है, ट्रेडिशनल विधि यानी पारंपरिक विधि भी कहते हैं भाषा सिखाने की। कुल भौतिक प्रतिक्रिया होती है TPR, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, है ना। एक मछली पानी में गई छपैक, तो बच्चे भी कर रहे हैं, एक मछली पानी में गई छपैक, ये क्या है, भौतिक प्रतिक्रिया यानी फिजिकल रिस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चे। ठीक, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण यानी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है, उसमें फॉर्मल नहीं है, औपचारिक गुणधर्म में निपुणता नहीं होती भाई। कम्युनिकेशन में तो आप अनौपचारिक, इनफॉर्मल, जैसे आप घर में बात कर रहे हैं वैसे भी बात करते हैं। कम्युनिकेशन तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, सिर्फ औपचारिक नहीं होगी। तो ये तो अच्छा मेथड है, लेकिन ये श्रव्य भाषावाद या ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है, ये आपका स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, जो औपचारिक परिस्थितियों में आपके काम आ जाए, उतने आप निपुण हो जाएं, है ना, बार बार प्रैक्टिस के माध्यम से। इसमें बहुत अच्छी कम्युनिकेशन, बहुत मन के भाव नहीं प्रकट कर रहे हैं आप, बेसिक कुछ परिस्थितियों में आप वो भाषा बोलना सीख जाएं बस। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, घोषणात्मक ज्ञान क्या है ना। पिछली बार हमने किया था, जब एक सेशन हमने किया था अभी हिंदी का इससे पहले, और मैंने आपको बताया भी था, ये सिर्फ पहले इंग्लिश में आया करते थे इस तरह के क्वेश्चंस। अगर हम घोषणात्मक ज्ञान की बात करें तो इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव नॉलेज, और दूसरा होता है आपका प्रक्रियात्मक ज्ञान, जिसको हम प्रोसीजरल नॉलेज कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहां पे घोषणात्मक ज्ञान क्या है, डिक्लेयर कर सकें, घोषणा बना ही है डिक्लेरेशन से, तो डिक्लेरेटिव नॉलेज की बात हो रही है, डिक्लेरेटिव नॉलेज की बात हो रही है। तो क्या है डिक्लेरेटिव, फटाफट से बताओ। 44% लोग थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं, देखते हैं।
किसी भाषा के शब्द का उच्चारण करना डिक्लेरेटिव है। भाई उच्चारण जो है प्रोसीजर है, प्रक्रिया है कि इस शब्द को ऐसे बोलते हैं, ये उच्चारण क्या है, प्रोनाउंसिएशन है, ये प्रॉपर आप इसमें एक्टिव हैं, ये प्रक्रियात्मक ज्ञान हो गया। सरकार ये क्यों ऐसे जवाब दे रहे हो? प्रक्रियात्मक ज्ञान है, ये तो प्रक्रिया है भाई उच्चारण करना किसी शब्द का। किसी शब्द को पढ़ पाना, पढ़ के समझ पाना, वो घोषणात्मक हो सकता है। कोई चीज कैसे कर रहे हैं, कैसे वाला जो एस्पेक्ट है भाषा बोल के दिखाना, वो प्रक्रियात्मक प्रोसीजरल नॉलेज है। व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना, यानी किसी चीज के बारे में आपको थ्योरेटिकल नॉलेज है तो वो घोषणात्मक है। व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना कि कहां ग्रामेटिकल मिस्टेक कहां है इस चीज में, ये घोषणात्मक ज्ञान है। किसी व्याकरणिक तत्व पर कैसे कार्य किया जाए, अब आप फिर से फंस गए, कैसे कार्य किया जाए, हाउ। हाउ का मतलब है आप करके देखेंगे किसी चीज को, यानी प्रोसीजरल नॉलेज हो जाएगी, यानी प्रक्रिया है ये अपने आप में कि कैसे यूज करेंगे इसको रियल सिचुएशन में। व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान, ये फिर भी एक बार को हमें लग रहा है कि व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान यानी नॉलेज की बात हो रही है, तो ये फिर भी सही लग रहा है हमें। अब फर्स्ट और फोर्थ में से देख लेते हैं, व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान या व्याकरणिक तत्वों में त्रुटि की पहचान करना सीखना। अब पहचान करना सीखना में भी आपको प्रोसीजर की जगह क्या, हाँ प्रोसीजर ही फॉलो करना पड़ेगा, प्रक्रिया होगी तभी आप पहचान कर पाएंगे। लेकिन अगर घोषणात्मक ज्ञान की बात करें तो यहां पे आप फिजिकली मतलब कुछ कर नहीं रहे होते, बस नॉलेज की बात होती है कि इस चीज का आपको ज्ञान है कि नाउन की जो डेफिनेशन होती है वो आपको पता है, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है ये नहीं, वो फिर प्रोसीजरल में चला जाएगा, प्रक्रियात्मक ज्ञान में चला जाएगा कि व्याकरण की इसकी संज्ञा की परिभाषा के अनुसार 2-4 उदाहरण बता दो, तो उसके लिए आप प्रोसीजर यानी प्रक्रिया पे जा रहे हैं। यहां सिर्फ ज्ञान की बात होती है क्योंकि ये घोषणात्मक ज्ञान है, ये डिक्लेरेटिव नॉलेज है कि आपको डेफिनेशन पता है, किसी चीज के बारे में पता है थ्योरेटिकली। तो व्याकरणिक तत्वों के बारे में ज्ञान है आपको कि ये रूल होते हैं, ऐसे होते हैं, आपने यूज किया नहीं किया है ना। रसगुल्ला क्या है, डेफिनेशन लिख रहे हैं, ये है घोषणात्मक ज्ञान। रसगुल्ला टेस्ट कैसा करता है, खा के देख रहे हैं, वो है प्रक्रियात्मक ज्ञान यानी प्रोसीजरल नॉलेज। तो ये कैसे कार्य करेंगे, पहचान करने में, उच्चारण करने में, इनमें सब में प्रैक्टिकल नॉलेज लगेगी, यानी आपका प्रोसीजरल नॉलेज या प्रक्रिया फॉलो होगी प्रॉपर। लेकिन यहां पे सिर्फ आपको घोषणा करनी है कि ये होते हैं भाई व्याकरणिक तत्व, सिंपल बात है। डी ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन यहां पे सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, परभाषा व्यवहार, ट्रांस लैंग्वेजिंग फिर से आ गया जिस क्वेश्चन से आई थिंक हमने शुरुआत की थी। परभाषा व्यवहार या ट्रांस लैंग्वेजिंग क्या है? पहला ऑप्शन है, एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है, विद्यालय में कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, इस मुद्दे पर शिक्षा नीति में भाषा है। इस मुद्दे पर शिक्षा नीति की बात 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में हो जाएगी, ये नहीं है, ट्रांस लैंग्वेजिंग नहीं कहते इसको। भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है, यानी एक से दूसरी लैंग्वेज में चले गए आप, बाइलिंगुअल हो गए। भाषाएं किस तरह से एक समय अवधि के दौरान अपना रूप बदलती हैं, ये कोई भाषा के बारे में थोड़ी ना ज्ञान ले रहे हैं आप। ट्रांस लैंग्वेजिंग यानी आप मल्टीपल लैंग्वेजेस का, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग कर पा रहे हैं क्लासरूम में, ये है। तो एक कक्षा में एक से अधिक भाषाओं को संसाधन के रूप में इस्तेमाल करने की शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रिया है, एक पेडागोजिकल टेक्निक है। जो शुरुआत में बात हुई थी कि पहले टीचर इंग्लिश में पढ़ती हैं, फिर बच्चों को अपनी भाषा में डिस्कस करने को कहती हैं, फिर क्लासरूम की जो भाषा है उसमें चर्चा करने को कहती हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक भाषाएं यूज हो रही हैं भाषा को समझने के लिए, ठीक है। तो भाषाओं के शिक्षण अधिगम के दौरान एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यवहार करने से संबंधित है, तो वो तो सीधा सीधा अनुवाद हो जाएगा ना, ट्रांसलेशन हो जाएगा। तो एक से दूसरी भाषा में जाना ही थोड़े ना ट्रांस लैंग्वेजिंग है। एक से अधिक भाषाएं भी हो सकती हैं जिनको हम एक संसाधन के रूप में यूज कर रहे हैं, तो इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़ें। ठीक है, पढ़ लेंगे जी। पता करें कि यह प्रश्न किस प्रारूप यानी टाइपोलॉजी का है, किस तरह का क्वेश्चन है, ये पता करो। ठीक है, पता कर लेंगे भाई। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया। आपने किसी बच्ची की कहानी पढ़ी, किसी व्यक्ति की कहानी सुनी और आपने क्या किया, उसको महसूस किया। ऐसे जोश टॉक्स पे सुनते हैं ना लोग बहुत, ठीक है ना। मेरी मम्मी अभी कुछ टाइम पहले उनको नया नया यूट्यूब वगैरह उन्होंने देखना शुरू किया है, तो जोश टॉक पे पूरी पूरी कहानियां सुनते हुए रात को सो जाती हैं। तो एक दिन हम बात कर रहे थे, तो फिर कुछ दीदी की शादी में किसी को बुलाना था, तो जोश टॉक से किसी को बुलाना था, तो हम लिस्ट बना रहे थे, यानी तेरा भी जोश टॉक है, मतलब कुछ तो बात हुई ऐसी। तो फिर तो घर की मुर्गी हो जाती है दाल बराबर, इससे ये साबित होता है। मैंने कहा हाँ मम्मी। तो फिर हमारी बात हुई, फिर उन्होंने देखा होगा।
तो लेकिन वो रोज वो कहानियां सुनती हैं और लोगों के दर्द को महसूस करती हैं और फिर बताती हैं कि देखो लोग दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, है ना, देखो लोग क्या क्या महसूस कर रहे हैं। जो शौर्य है मेरा भाई, अब वही सबसे छोटा है तो उसी को ज्ञान सबसे ज्यादा दिया जाता है। तो ये कहानी है छोटी बालिका की कहानी। पढ़ने के बाद मुझे इससे वही याद आया, छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया, यानी फील किया आपने किसी की कहानी सुन के, है ना, किसी की आप बीती सुन के। ठीक, आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाहेंगे। लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। क्या कहलाएगा भाई, फटाफट से बताओ। पहला ऑप्शन है पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, यानी एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन है, या फिर विमर्श संबंधी प्रश्न, यानी कि जिसपे चर्चा की जा सके, सोचा जा सके, अभिव्यक्त परक यानी अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला प्रश्न, या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फटाफट से बताइए। नहीं भारती, बताइए। ए फॉर अपने वाला, हाँ हाँ बहुत बढ़िया प्रतिमा, मेरी सृष्टि कह रही है। हाँ यार बहुत सालों पुरानी वीडियो है वो, जो स्टॉक पे 4 साल पुरानी, उससे भी ज्यादा मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब तो आजकल हम इधर उधर जाते नहीं हैं। ए फॉर अशोक लगाओ, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है जी आदर्श। चलिए अब जवाब दे दीजिए फटाफट से। 47% लोग किसी एक आंसर को कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन। फटाफट से देखते हैं क्या है। अभिव्यक्त परक। अब हम यहाँ फंस गए, क्यों? क्योंकि हमने, अब हिंदी में क्वेश्चन इतने आसान नहीं आते, आपने देखा और अक्कड़ बक्कड़ करके आपने लगा दिया। छोटी बालिका की कहानी पढ़ने के बाद आपने उसके दुखों और कठिनाइयों का सामना करने वाले साहस को महसूस किया एक तो, यानी यू फेल्ट दैट। ठीक है, एग्जैक्ट थिंग जो उसने कठिनाइयां, या किसी मूवी देख के, किसी की बायोग्राफी पढ़ के, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ के, कोई उस तरह की मूवी बनी हो जो बायोग्राफिकल हो, आपके आंसू आ गए, आपने महसूस किया उस दर्द को। ठीक, एक तो महसूस किया है, फील वाला एस्पेक्ट है। आप उस लड़की को उसकी प्रशंसा के लिए पत्र लिखना चाह रहे हैं। लगभग 120 शब्द में पत्र लिखना है। अब देखो, देखने में बिल्कुल सही बात है आपकी ये, कि आपको लग सकता है अभिव्यक्त ही तो कर रहे हैं, जो महसूस किया उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये अभिव्यक्त परक प्रश्न नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ अपने इमोशन नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपने जो पढ़ा है और फिर आप उस पढ़ने के बाद उसकी प्रशंसा करने की बात कर रहे हैं। यहां पे उसके लिए शब्दों की बात कर रहे हैं, यानी आपको सोचना होगा। आपने जो पढ़ा है उसके परे भी आप गए होंगे, आपका चिंतन जागृत हुआ होगा। इसको एक्स्ट्रापोलेशन कहते हैं, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, पाठ का विस्तार करने वाले प्रश्न कहते हैं ऐसे क्वेश्चन को। एक टीचर के रूप में सोचिए, इमोशनल मत हो जाइए, है ना, जो स्टॉक वाले माहौल में मत चले जाइए। बात क्या चल रही है, पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न, यानी एज अ टीचर जब आप इस तरह की चीज कहते हैं कि एक काम करा, आपने पाठ को पढ़ा, आपने महसूस किया, अब उसकी प्रशंसा में आपको पत्र लिखना है, या उसके बारे में जो भी बात कहनी है उस पर पत्र लिखना है, यानी पाठ का विस्तार हो गया। बच्चे अपना दिमाग लगा पाएंगे, थिंकिंग कर पाएंगे, जो है सामने उसके और परे जा पाएंगे। तो इसको पेडागोजी के टर्म्स में पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न कहते हैं, या एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन कहते हैं, जिसमें बच्चे को एक्स्ट्रा सोचना भी पड़ेगा, विचार भी करना पड़ेगा, चिंतन भी करना पड़ेगा, तब एक्सप्रेस करेगा। तो एक्सप्रेस करना तो जस्ट एक पार्ट है इसका, इसीलिए अभिव्यक्त परक नहीं कह रहे हैं, क्योंकि जस्ट जो अभिव्यक्ति है यहां वो जस्ट एक हिस्सा है। पेडागोजिकल टूल में इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रापोलेटिव टाइप का क्वेश्चन कहते हैं। समझ पा रहे हो? आम भाषा में नहीं समझना है इसको, पेडागोजी में समझना है ना। ये है आम जिंदगी, आपको मेंटोस जिंदगी जीनी है एज अ पेडागोजी टीचर, क्योंकि आपको पेडागोजी के हिसाब से समझनी पड़ेंगी चीजें। ठीक, तो मेंटोस जिंदगी में पाठ का विस्तार करने वाला प्रश्न है। ठीक, और दीर्घ उत्तरीय विमर्श संबंधी वो कोई सेंस ही नहीं बनाता, वो अपने आप ही इसके अंदर आ जाएगा कि वो दीर्घ उत्तरीय तो अपने आप ही हो जाएगा जब 120 शब्द में लिखना है, लेकिन सिर्फ 120 शब्दों को नहीं समझना है। ये अपने आप में एक एक्स्ट्रापोलेटिव क्वेश्चन था जिसमें आपको सोचना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, 25 क्वेश्चन है टोटल। निम्नलिखित में से त्रिभाषा सूत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है, बताइएगा फटाफट से। सभी बच्चे अपनी विद्यालयी शिक्षा राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं। यानी जो उनकी स्कूल की लैंग्वेज है राज्य भाषा हिंदी में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीख जाते हैं, यानी सब हिंदी में शुरू कर रहे हैं। सबकी मातृभाषा हिंदी होगी जरूरी तो नहीं है। फिर देखते हैं सेकेंड ऑप्शन, ये क्या कहता है भाई, सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा मातृभाषा और घर की भाषा में शुरू करते हैं और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीख लेते हैं। ये बात सही है, क्योंकि सबकी पहली भाषा हिंदी होगी। ये हम क्यों मान ले रहे हैं, क्योंकि हमारी है भाई। इस देश में बहुभाषी देश है हमारा,
कितनी सारी भाषाएं हैं। अगर हम देखें, किसी घर में मलयालम बोली जा रही हो सकती है, किसी घर में पंजाबी, किसी घर में संस्कृत, किसी घर में कुछ और हो सकता है, भोजपुरी, कोई भी भाषा हो सकती है, बंगाली हो सकती है। तो वो हिंदी से ही शुरुआत क्यों करेगा? क्योंकि शुरुआत तो हमें त्रिभाषा सूत्र के अनुसार मातृभाषा से करनी है, और मातृभाषा क्या है आपकी? कोई भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी हिंदी होगी। तो पहली भाषा सभी बच्चे विद्यालय शिक्षा मातृभाषा यानी घर की भाषा में शुरू करते हैं, और 10वीं पूरी करने तक कम से कम 2 और भाषाएं सीखते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री लेवल तक जाते जाते 2 और भाषा, तभी 3 लैंग्वेज बनेंगी टोटल। एक आपकी मदर टंग, दूसरी इंग्लिश या हिंदी में से कोई, और तीसरी आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। ठीक है ना? तो तब तो 10वीं तक जाते जाते 3 भाषाएं वो सीख लेगा। सभी बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में क्यों करें भाई? बच्चे अपनी विद्यालय शिक्षा अपने राज्य की भाषा में नहीं, मातृभाषा में शुरू करेंगे और 2 और भाषाएं सीख लेंगे। तो सेकेंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। यहां एक ऐसी स्थिति दी जा रही है जहां विद्यार्थियों को विषय के प्रति समझ बनाने के लिए विषय के विपरीत वाले दृष्टिकोण से परिचित करवाया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा विद्यार्थियों में किसके विकास का प्रयास किया जा रहा है? यानी जो सब्जेक्ट है उसका ऑपोजिट भी आप सोच पाए, यानी उसका और दूसरा पक्ष क्या हो सकता है। जैसे ही मैं कहती हूं कई पहलुओं पे सोचना, यानी समालोचनात्मक चिंतन की बात हो रही है। आते हैं ऑप्शन पे, समझते हैं। समालोचनात्मक साक्षरता यानी क्रिटिकल लिटरेसी, साक्षरता विकास, लिटरेसी डेवलपमेंट। तो लिटरेसी तो नॉर्मली भी तो पढ़ना लिखना सीखना भी तो साक्षरता है ना, इसमें आपको विपरीत वाले दृष्टिकोण की क्या जरूरत है? तो ये तो गलत हो जाएगा। समालोचनात्मक विश्लेषण है, ये एनालिसिस है। देखो, ये समालोचनात्मक विश्लेषण अपने आप ही आ जाता है समालोचनात्मक साक्षरता कौशल के अंदर, जो हमने अभी किया था क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स में। अगर उसमें आप विश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो काहे का समालोचनात्मक चिंतन है? क्रिटिकल थिंकिंग में तो आप देख पा रहे हैं ना, फैक्ट क्या है, ओपिनियन क्या है ना। कोई कह रहा है 2000 के नोट में चिप है, तो भाई कैसे है, कहां है, इसका साक्ष्य क्या है, हर एक पहलू आप देख पा रहे हैं किसी चीज का, वो समालोचनात्मक चिंतन है। ठीक, प्रक्रिया आधारित शिक्षण शास्त्र यानी प्रोसीजर पे बेस्ड है नहीं, यहां पे आप समालोचनात्मक साक्षरता की बात हो रही है। सिंपल बात, समालोचनात्मक विश्लेषण तो इसमें अपने आप आ जाएगा ना, समालोचना जहां आ गई तो विश्लेषण तो होगा ही। क्रिटिकल थिंकिंग में अगर आप एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, चीजों को खोल के नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर किस बात का क्रिटिकल थिंकिंग है ना? तो ये तो इसके अंदर अपने आप ही समाहित है। हाय मैम, पेड बैच में पेमेंट नहीं हो रहा, क्या करना चाहिए? सौम्या, हो जाएगा, ऐसी क्या दिक्कत है? टीम को कॉल कर लो, मेल डाल दो, है ना, वेबसाइट से ले लो। समालोचनात्मक साक्षरता, इसके अंदर अपने आप ये एनालिसिस भी, कंक्लूजन भी, निष्कर्ष निकालना, समालोचनात्मक निष्कर्ष, समालोचनात्मक आपका ये विश्लेषण, ये सब आ जाएगा समालोचनात्मक साक्षरता के अंदर, क्योंकि अब आपके अंदर वो लिटरेसी आ चुकी है। ये वैसा ही है कि जैसे हम कह रहे हैं कोई व्यक्ति साक्षर है, तो भाई साक्षर है तो पढ़ना लिखना तो आ ही गया होगा ना, तभी तो उसको लिटरेट कह रहे हैं हम, है ना। साक्षरता सीखी है तो पढ़ना लिखना बोलना ये सारी स्किल्स होंगी व्यक्ति में। तो उसी तरह से जब समालोचनात्मक साक्षरता आ गई है तो ये विश्लेषण, ये आपका तथ्यों पे जांचना, अलग अलग पहलुओं से सोचना, ये सब तो होगा ही। तो इसलिए वो बात सही है। कक्षा 6 की अध्यापिका शब्दावली समृद्ध करने के लिए चम्मच, प्लेट, डिब्बे, परात कक्षा में लेकर आती हैं। इन्हें दिखाकर वह रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं का विवरण लिखना चाहती हैं। भाषा शिक्षण के संदर्भ में इन वस्तुओं को क्या कहेंगे? वस्तुओं को ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, वस्तुओं के माध्यम से। जब मैंने कहा पेन, तो मैं कह रही हूं PEN, पेन लिखते हुए, ये होता है पेन। जब मैंने कहा एप्पल, तो मैंने एप्पल दिखा दिया। ये रियलिया है, रियल ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना। ये सिर्फ पहले इंग्लिश पेडागोजी में ही आता था। वास्तविक वस्तुएं लेकर के आ रही है टीचिंग लर्निंग मटेरियल यानी शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में, ताकि बच्चे को और क्लियर हो सकें चीजें। तो ये खाना पकाने के बर्तन है, वास्तविक जीवन के कार्य हैं, शिक्षण सामग्री नहीं, ये आम जिंदगी है। आपको मेंटोस आंसर चाहिए। वास्तविक वस्तुएं टीचर के रूप में सोचिए थोड़ा सा, यानी रियल ऑब्जेक्ट्स को जब आप क्लासरूम में बच्चों को समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, है ना। तो झाड़ू, जब आप बात कर रहे हैं झाड़ू के बारे में बता रहे हैं तो झाड़ू दिखा भी दे रहे हैं। जब आप बॉटल की बात कर रहे हैं या माउस की बात कर रहे हैं तो आप माउस दिखा दे रहे हैं, है ना। तो रियल ऑब्जेक्ट्स को आप क्लासरूम में यूज कर रहे हैं जब, तो वो रियलिया कहलाता है, यानी रियल ऑब्जेक्ट्स या वास्तविक वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा फटाफट से और जवाब दीजिएगा। क्या होता है क्वेश्चन नंबर 18 में? सामाजिक विज्ञान की कक्षा में, यानी सोशल साइंस की क्लास है, शिक्षार्थी कक्षा में दिए जा रहे वक्तव्य से मुख्य बिंदु समझने की कोशिश कर रहे हैं, यानी मेन जो पॉइंट है उस बात का वो क्या है उस चैप्टर का, और मुख्य बिंदु लिख रहे हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख रहे हैं। ठीक, इस कौशल को क्या कहेंगे? यानी मेन पॉइंट को समझने की कोशिश और उसको लिख भी रहे हैं। लेखन कौशल है इसमें, संज्ञानात्मक कौशल है, अध्ययन कौशल है या श्रवण कौशल है। इसका मतलब बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते हुए नोट मेकिंग भी कर रहे हैं, मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं। और नोट टेकिंग, नोट मेकिंग किस में आता है? नोट्स बनाना स्टडी स्किल्स में आता है, अध्ययन कौशल में आता है। आप लोग यहां भी गिर गए, मतलब गिर मतलब लिटरली वो वाला गिर गए नहीं, मतलब
धड़ाम से गिर गए, वो वाला फिसलने वाला गिरना है ये, कि आपने आंसर संज्ञानात्मक कौशल लगा दिया 60% के आसपास लोगों ने, अब आंसर बदल दिया जब मैंने बता दिया, तो ऐसी चीटिंग नहीं करनी है। ये अध्ययन कौशल है, स्टडी स्किल में आता है, क्योंकि आप मुख्य बिंदु समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, यानी स्टडी कर रहे हैं, ऊपर से फिर आप नोट्स टेक कर रहे हैं, या नोट्स मेकिंग या नोट्स टेकिंग है, वैसे डायरेक्ट जब आप सुन के मेन पॉइंट लिख ले रहे हैं, तो ये स्टडी स्किल्स के अंदर आती हैं ये चीजें। संज्ञानात्मक कौशल, संज्ञान तो ऑफकोर्स यूज हो रहा है, लेकिन अगेन मेंटोस जिंदगी पे जाना है, आम जिंदगी वाला जवाब नहीं चलेगा, ठीक है ना। श्रवण, ऐसे तो आप सुन भी रहे हैं, ऐसे तो लिख भी रहे हैं, ऐसे तो संज्ञानात्मक कौशल सोच भी रहे हैं, तो सिर्फ संज्ञानात्मक क्यों है, फिर तो सारे सही हैं। अध्ययन कौशल में ये सब आ जाता है कि जब आप अध्ययन कर रहे हैं तो लिखना, पढ़ना, समझना, सोचना सब आएगा, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, फटाफट से जवाब दो, फटाफट से जवाब दो और बताओ, जल्दी जल्दी जवाब दो, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सीधा सीधा जवाब दे देना है। बताइए, थर्ड ऑप्शन कह रहे हैं 48% लोग। चलिए देखते हैं आज आप लोगों ने जितने गलत जवाब दिए हैं इतने तो, है ना, वो इमानेंट जस्टिस वाले स्टेज पे आ जाऊंगी मैं, ऐसे भगवान पाप देगा ऐसे गलत जवाब दोगे तो। मजाक कर रही हूँ, खैर यहाँ गलती हो जाए कोई नहीं, पेपर में ठीक होना चाहिए, उसके लिए पहले समझ लगेगी, कुछ दिन 2-4-6 सेशन हम हिंदी के करेंगे तो अपने आप समझ बनने लग जाएगी, क्योंकि वही टॉपिक्स रिपीट हो रहे होते हैं बार बार, तो दिक्कत नहीं होगी। उस तरह के ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे समझ में आ जाएगा। अधिगम प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लर्निंग। एक तो इन्होंने हिंदी ना हिंदी छोड़ी है ना इंग्लिश ही छोड़ी है, ये सीधा सीधा ट्रांसलेट कर देते हैं इंग्लिश से, और जब से ऐसा होना शुरू हुआ है तब से हिंदी पेडागोजी में दिक्कत लोगों को ज़्यादा आई है, बट हम कर लेंगे इसको, डोंट वरी। अधिगम प्रतिफल यानी लर्निंग आउटकम, आउटकम क्या निकल के आया है ना, 3 साल दे दिए किसी रिश्ते को, शादी तक नहीं पहुंची बात, बर्बाद हो गया टाइम, है ना, ये लोगों का आउटकम का तरीका होता है, ठीक, बट ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, ठीक। अधिगम प्रतिफल शिक्षार्थियों को समर्थ बनाते हैं, ये जो लर्निंग के आउटकम है कि आपने कुछ सीखा, उस सीखने से प्राप्त क्या हुआ, कितने % समझ में आया, वो है आउटकम। ये क्लास आपने देखी, 25 क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन सही हुए, अच्छा क्वेश्चन इतने सही हुए, समझ में कितना आया, तो ये आउटकम है उस क्लास का, ठीक है। तो अधिगम प्रतिफल यानी सीखने का प्रतिफल, रिजल्ट, आउटकम, शिक्षार्थियों को किस चीज में समर्थ बनाता है, एबल बनाता है, सभी कौशलों के अधिगम के न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करने में, यानी जो मिनिमम लेवल है, या फिर भाषागत तथ्यों को मापने के संदर्भ में प्राप्त करना, यानी जो लैंग्वेज को लेकर के जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं या आपके जो तथ्य हैं उनको लेकर के क्या समझ में आया है, व्याकरणिक ज्ञान को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना, सब अपनी अपनी मर्जी से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके जवाब दे रहे हैं। सिर्फ न्यूनतम स्तरों को प्राप्त करना थोड़ी ना लर्निंग आउटकम होता है कि आप 100 में से 33 नंबर ले आओ तो हम कहेंगे हाँ बहुत अच्छा लर्निंग आउटकम आया है। भाई दक्षताएं, आपकी मास्टरी कितनी हासिल हुई है, तो दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना कि आपने 4 चैप्टर पढ़े, आपने एक मैराथन देखा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, या आपने बैच लिया, आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे थे, फिर आप जब एक थियरी पढ़ के, मान लीजिए मैं प्याजे की थियरी पढ़ाती हूँ 4 दिन लगा करके, तो बैच में मैंने लगाया है समय, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं प्याजे के, तो आप प्याजे के क्वेश्चंस जब आप कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि यार ये क्वेश्चंस सही हो रहे हैं, जो हमने पढ़ा था क्या वो समझ में आ रहा था, पता लग रहा है, यानी कितनी मास्टरी हासिल हुई है, मैं कितना दक्ष, कितना लायक बना हूं, ये बात आपको संदर्भ में समझ में आ जाती है। तो दक्षताओं को मापन के संदर्भ में प्राप्त करना कि कितने % मापा जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है, कि आपकी मास्टरी कितनी हासिल हुई है किसी एक टॉपिक पे, सिर्फ न्यूनतम स्तर नहीं कि बेयर मिनिमम सीख लिया, वो नहीं, तो 4th तो सही हो ही नहीं सकता, मतलब 1st तो सही हो ही नहीं सकता, 4th सही है, गलत जवाब दे रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 20 देखना और जवाब देना, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा कथन सही है, सहजात या प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करता है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग, दूसरी लैंग्वेज जो आप मान लीजिए आज आपको हिंदी आती है जो आपकी मातृभाषा है, और फिर आप इंग्लिश सीखते हैं तो ये हिंदी का ज्ञान आपको इंग्लिश में हेल्प करेगा। बात सही है या नहीं, मैं क्यों बताऊं, आप पहले देखो, प्रथम भाषा अधिगम और द्वितीय भाषा दोनों पूरी तरह से अलग अलग है, यानी फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग और जो सेकंड लैंग्वेज लर्निंग है वो दोनों एकदम अलग है। नहीं भाई एकदम अलग क्यों होते, सहजात प्रथम भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध, बाधा बनता है, फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज में ही, इस अप्रोच से नहीं चलना, बल्कि मल्टीपल लैंग्वेजेस हेल्प करती हैं। सहजात प्रथम भाषा के ज्ञान का द्वितीय भाषा अधिगम से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो क्या है, जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है आपकी वो दूसरी भाषा को सीखने में मददगार साबित होती है,
ये बात हमें माननी है एज अ टीचर। इसलिए हम कहते हैं बहुभाषिता का माहौल, जितनी ज्यादा भाषाएं होंगी, बल्कि कहा जाता है जिन लोगों को 2 या 2 से अधिक भाषाएं आती हैं उनका संज्ञान, उनकी थिंकिंग प्रोसेस, उनका जो कॉग्निटिव लेवल है वो बेटर हो पाता है। तो बच्चे को हम भाषाएं तो जितनी सिखाएं उतना अच्छा है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, लड्डू सा क्वेश्चन है, इसमें भी अगर आपने गलती की तो फिर वो आया था ना, सीटेट माफ नहीं करेगा फिर। देखना एक बार 21वां सवाल क्या कहता है। कक्षा 7 का विद्यार्थी यानी क्लास 7 का स्टूडेंट है, एलम नाम है, कन्नड़, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 4 भाषाएं जानता है, यानी 4 लैंग्वेजेस उसको आती हैं, जिसमें कन्नड़ा है, मराठी है, हिंदी है, इंग्लिश है। ठीक, घर में यानी मल्टीपल लैंग्वेजेस, बहुभाषिता वाला बच्चा है। घर में जब वह अपने माता पिता के साथ बात करता है तो वह प्रवाह के साथ यानी फ्लो में, फ्लुएंसी के साथ 4 भाषाएं बोलता है। और विद्यालय में वह हिंदी यानी स्कूल में हिंदी, कन्नड़ तथा अंग्रेजी बोलता है। अब वो मराठी नहीं बोल रहा है क्योंकि विद्यालय में यही 3 भाषाओं के लोग होंगे ज्यादातर, क्योंकि उसके मित्र व अध्यापकों को यही भाषाएं आती हैं, उनको मराठी नहीं आती तो वो मराठी नहीं बोल रहा है ना। इस स्थिति को किस रूप में जाना जाएगा? क्या है ये स्थिति? कोड से आगे जाना, कोड मूविंग है, कोड स्विचिंग है, अंतरभाषा यानी इंटरलैंग्वेजिंग, परभाषिक यानी ट्रांसलैंग्वेजिंग लिंग्वल योग्यता है, या कोड जाल यानी कोड मैशिंग है। ये सब इधर उधर की बातें हैं इस समय ना। ये इंटरलैंग्वेजिंग है, ऐसा नहीं है वो एक से दूसरी भाषा, दूसरी से तीसरी, नहीं। परभाषिक ट्रांसलिंगुअल योग्यता है कि बच्चा एक से दूसरी भाषा में फ्लुइडली चेंज कर सकता है, कई भाषाओं का इस्तेमाल वो कर सकता है। ये है ट्रांसलैंग्वेजिंग, यानी लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकता है, ट्रांस मतलब चेंज कर सकता है यहाँ, ठीक है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो एक ही भाषा में परिवर्तन करता तब इंटरलैंग्वेजिंग होता, कि हिंदी का ही कोई और रूप में बोलने लग जाऊं तो वो इंटरलैंग्वेजिंग हुआ, अंतरभाषा हुआ, एक ही भाषा के अलग अलग रूप। लेकिन यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, परभाषिक रूप हो गया। तो थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा फटाफट से और जवाब दीजिएगा। आपका फेवरेट क्वेश्चन बिक्स और कैल्प वाला, यह है अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए आवश्यक भाषा में निपुणता से संबंधित है, यानी भाषा के ज्ञान को बढ़ाना, एकेडमिक स्किल्स को बढ़ाना। कहाँ आता है? कॉग्निटिव, बताओ, कॉग्निटिव, एकेडमिक, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। ठीक, संप्रेषणात्मक भाषा निपुणता, तो ये तो बिक्स हो गई ना, कि आप जब डेली कम्युनिकेशन में जो भाषा यूज कर रहे हैं, आम बोलचाल की भाषा। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, ये आपके अकादमिक भाषा या विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए, जो आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट को समझने के लिए। जैसे आप पेडागोजी पढ़ रहे हैं तो आपको कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी चाहिए कि उन टर्म्स को आप समझ पाए। यहाँ पे वो आम वाली भाषा जरूरी नहीं यूज होगी। आम भाषा में तो एकोमोडेशन, जब आप प्याजे में पढ़ते हैं तो एकोमोडेशन को तो आवास कह देते हैं, कहीं आप रह रहे हैं वो एकोमोडेशन है। लेकिन मेंटोस भाषा में या पेडागोजिकल भाषा में या कॉग्निटिव लैंग्वेज की या एकेडमिक लैंग्वेज की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ, तो हम एकोमोडेशन को समायोजन कहते हैं, कि आप चेंज कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं कुछ। समझ पा रहे हो? फिर आम भाषा नहीं है ये। तो संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अंतरभाषा निपुणता यानी आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में क्या कर पा रहे हैं, मास्टरी हासिल कर पा रहे हैं, उसकी बात नहीं है यहाँ पे। मल्टीपल लैंग्वेज की बात नहीं है। एकेडमिक्स को आप समझने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी में क्यों ना समझ रहे हो, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, तो वो तो बेसिक इंटरपर्सनल स्किल्स जो आप बोलचाल की भाषा में यूज कर पा रहे हैं। ठीक, अब जब इन पे पकड़ बन जाए तो हम इनको कहेंगे कि ये आपकी जो बिक्स हैं वो आपने पूरी तरह से मास्टर कर ली है। यहाँ पे बुनियादी थी, यहाँ पे निपुणता है, बस इतना ही अंतर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, फटाफट से जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कक्षा 8 की अध्यापिका एक पाठ्य सामग्री के 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ती हैं और शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती हैं कि ये मैंने 2 बार इंग्लिश में पढ़ा मान लीजिए, और बच्चों को कहा कि सुनो भाई ध्यान से। ठीक, इसके बाद वह शिक्षार्थियों को 4-4 के समूह में काम करने के लिए कहती है। 4-4 के ग्रुप बना दिए, वाइकोस्की की बात को मान रहे हैं कि ग्रुप में सिखाओ, समूह में सिखाओ, अच्छा सीखेंगे बच्चे, एक दूसरे से हेल्प लेके सीखेंगे। और काम करने के लिए कहती हैं कि वे पढ़ी गई पाठ्य सामग्री का पुनर्लेखन करें, यानी खुद से रीराइट करें, जो एकदम मूल जैसा ना हो, यानी जो आपने कहानी सुनी है उससे कुछ अलग लिखो, बिल्कुल सेम एज इट इज नहीं, अपने तरीके से, अपनी भाषा में, अपने विचारों के साथ। इस गतिविधि को क्या कहेंगे? सामूहिक श्रुतलेख कहेंगे, श्रवण कार्य, लेखन कार्य, अनुच्छेद श्रुतलेख है। बताओ बताओ। देखो यहाँ पे समूह है, एक तो इस बात पे ध्यान देना, 4-4 का ग्रुप बना है, टीचर ने 5 वाक्यों को 2 बार अंग्रेजी में पढ़ा है और अपने तरीके से लिखने को कहा है, तो श्रुतलेख हो गया, क्योंकि सुन के लिखेगा बच्चा समूह में। 3 बातें हो गई, सुन के लिखना यानी श्रुत लेख, समूह में लिखना सामूहिक श्रुतलेख,
सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ जवाब फर्स्ट ऑप्शन। सिर्फ सुन थोड़ी रहे हैं, सिर्फ लिख थोड़ी रहे हैं, सिर्फ अनुच्छेद का श्रुत लेख थोड़ी है, एज इट इज थोड़ी है कि पैराग्राफ को लिख दिया है, अपना दिमाग लगाना है उसमें। ठीक, तो समूह के साथ फिर मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की एक विशेषता नहीं है, यानी लैंग्वेज की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उसकी विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पता नहीं कितनी बार अलग अलग तरीके से। जब हम भाषा की विशेषताएं पढ़ते हैं, पहला ही चैप्टर है लैंग्वेज पेडागोजी में, जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये चीज आती ही आती है कि भाषा की विशेषता नहीं है। भाषा यादृच्छिक होती है, भाषा स्थिर है, भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित है, भाषा एक अर्जित और सीखा हुआ व्यवहार है। यानी या तो आप एनवायरमेंट से अर्जित कर लेते हैं, जैसे आप अपनी मातृभाषा को उठा लेते हैं, आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सुनते हैं आसपास से, दिमाग में भर जाती है, आप बोलने लगते हैं, अर्जित कर लिया, इकट्ठा कर लिया। ठीक, और सीखी हुई क्या है, आप ग्रामर सीख रहे हैं, ABCD सीख रहे हैं। जब आप लैंग्वेज के प्रॉपर रूल्स वगैरह से सीख रहे हैं, दोनों ही होती है। भाषा एक्वायर्ड भी होती है यानी अर्जित भी होती है, और लर्न भी होती है यानी सीखी हुई भी होती है। जैसे इंग्लिश लर्न हो सकती है, हिंदी हो सकता है आपने अर्जित की हो अपने आसपास से। भाषा सांस्कृतिक अनुभवों पर आधारित होती है, यानी जो संस्कृति में आप रहते हैं उस तरह के अनुभवों पर आधारित होगी। बात ठीक है ना। हम रामायण महाभारत ये सब सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये भी तो हमारे सांस्कृतिक अनुभवों से प्रेरित है ना भाषा। अगर हम देखें भाषा यादृच्छिक है, यानी क्या है, आर्बिट्रेरी है, यानी भाषा इच्छा के अनुसार हमने बना रखी है, यादृच्छिक है, इच्छा पे बेस्ड है। मेरा मन किया कि ये पेन है और ये पेन ऐसा दिखेगा, हो सकता है मैं रॉकेट को पेन कह देती, या हमारा मन करता हम रॉकेट को पेन कहते, है ना। ये रॉकेट जैसे लग रहा होगा, हालांकि मेरे द्वारा बनाया गया पेन, तो बट ये जैसी लिखी जाती है और जो इसका मतलब है उसमें कोई रिलेशन नहीं है, ये हमने अपनी मर्जी से बना लिया। अगर मैं इस मग को पग कहने लगूं, या हम कहते हमेशा से, तो ये पग हो जाता, क्या ही फर्क पड़ रहा है। तो हमने एक कोई खास रिलेशन नहीं है, इस मग का मतलब कुछ मग में लगा हुआ नहीं है जिसकी वजह से ये मग है। तो ये हम जैसी लिखी जाती है और जैसे हम पढ़ते हैं, या जिसका जो मतलब है वो हमने इंडिपेंडेंटली बनाया हुआ है इच्छा से अपनी, तो यादृच्छिक है। लेकिन भाषा स्थिर नहीं हो सकती। भाषा स्थिर हो जाएगी तो फिक्स हो जाएगी। हर साल पता नहीं कितनी सारी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से लेके कितनी सारी डिक्शनरीज में नए नए शब्द ऐड होते हैं, कुछ शब्द हटते हैं। भाषा समाज के साथ बदलती रहती है, समय के साथ भाषा सेम नहीं रहती। आज से 20 साल पुरानी मूवी देख लीजिए कोई, पहले तो मूवी को मूवी भी नहीं कहते थे, फिल्म ही कहते थे, है ना। तो उस समय पे भाषा आपको अलग मिलेगी, आज के समय भाषा आपको अलग मिलेगी आज की मूवीज में। तो समय के साथ या जनरेशन बाय जनरेशन समाज बदलता है, तो भाषा भी बदलती है, तो भाषा स्थिर नहीं हो सकती। यही बात गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, यानी नॉट लिखा हुआ है। तो नॉट कौन है यहाँ पे, भाषा स्थिर है, ये नहीं है, ये गलत है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 25 आज के लिए आखिरी सवाल, फटाफट से बताइए आप जवाब। अ और ब दो कथन दिए हुए हैं, इन दोनों पे आपको विचार करना है। अ कथन में क्या है और ब कथन में क्या है, समझते हैं। ए स्टेटमेंट कहता है अकादमिक भाषा विशेषताओं की विशेषता है जो अकादमिक विषयों के लिए विशिष्ट है, यानी एकेडमिक लैंग्वेजेस जो है उनकी एक विशेषता है, उनकी एक स्पेशलिटी है जो एकेडमिक लैंग्वेज के लिए स्पेसिफिक है। यानी जैसे मैंने अभी बताया कि एकोमोडेशन को आवास बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, बट पेडागोजी में, एकेडमिक्स में जब हम पेडागोजी की बात कर रहे हैं, तो पियाजे की थियरी की बात कर रहे हैं, तो वो समायोजन है। तो ये बात तो सही है। अकादमिक भाषा के क्षेत्र में व्याकरण, शब्दावली और भाषा के सभी विषय क्षेत्रों के विमर्श हैं। यानी इसमें कई बार जब हम एकेडमिक्स में लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उसमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट भी है, वोकैबुलरी का एस्पेक्ट भी है, वर्ड मीनिंग, भाषा के सभी क्षेत्र के विमर्श भी शामिल होते हैं जिस आधार पर वो बनती है। तो तीनों ही बातें, दोनों ही बातें सही है। अ और ब दोनों ही सही है। ये तो वैसे भी आपका फेवरेट उत्तर है, सब आंख बंद करके लगा ही देते हैं जब समझ ना आ रहा हो, है ना। चलो खैर, आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस कितने ठीक हुए एक तो ये बताना, और ठीक से भी ज्यादा, मुझे पता है आज बहुत लोगों से गलतियां हुई हैं, ठीक से भी ज्यादा इस बात पे फोकस रखना कि आपको सीखने को क्या मिला। जब ये 2-4-6 सेशन हो जाएंगे तो आपको चीजें और अच्छे से क्लियर इसमें हो पाएंगी। तो आउट ऑफ 25 एक तो कितने ठीक किए, इसके आंसर्स के साथ PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बैच में आप एनरोल कर सकते हैं, और करियर विल ऐप डाउनलोड करके ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, कमेंट्स में बता दीजिएगा अपने विचार। बाकी आज के लिए हम रखेंगे इतना ही। कोई और आपके मन में सवाल हो, सुझाव हो तो आप बता सकते हैं फटाफट से। गुड नाइट भाई, क्लास हो जाती है लेट, आई नो। और हाँ, बहुत बढ़िया। टेम्प वासी कह रहे हैं आपका बनाया हुआ रॉकेट मजनू भाई के पेंटिंग से भी बढ़िया।
ठीक है सागर और वासी, हाँ भाई ठीक है। गुड नाइट जहाना परवीन, ओके थैंक यू भाई। ठीक है 10 सही है, 15 सही है, 14 सही है। तो हमें अभी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है हिंदी में। हाँ ठीक है जी। ये सारे क्वेश्चंस मेरे से बनते हैं, बट जब यहाँ लाइन में देता हूँ टाइम कम रहता है तो गलती कर जाता हूँ। हाँ तो वो प्रैक्टिस से होगा ना, ये वाली प्रॉब्लम प्रैक्टिस से सॉल्व होगी। कई लोग कहते हैं हमसे क्लास में बन जाते हैं, क्लास में कर लेते हैं, आपके साथ कर लेते हैं सॉल्व, और वैसे नहीं हो पाते हैं। दो ही रीज़न हो सकते हैं इसके, या तो आप पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि मैं पढ़ रही हूँ तो आपको समझ आ जाता है, क्योंकि मैं उसी तरह से पढ़ती हूँ, तो आप पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं, और दूसरा आपने प्रैक्टिस नहीं की है, और प्रैक्टिस नहीं की है तो पढ़ के समझने में भी दिक्कत होगी। तो ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। रेगुलर सेशंस देखेंगे आप, आपका वो थॉट प्रोसेस सिंक हो जाएगा, स्पीड भी बेहतर हो जाएगी, और साथ में पढ़ के समझ में भी आने लग जाएगा। आप जब बोलते हो पूछा ही गलत है तो बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद रीना। चलिए टेक केयर, गुड नाइट, कल मिलेंगे 9 बजे के करीब। अभी 9 बजे ही रखते हैं, बाद में देखेंगे जब फुर्सत होगी, देखेंगे 7 बजे का टाइम भी। ठीक है चलिए टेक केयर। थियरी यार बैच में डिस्कस कर रही हूँ, यूट्यूब पर फिर पुराने वीडियोज़ आप देख सकते हैं थियरी के। अगर आप लेटेस्ट तरीके से समझना चाह रहे हैं तो फिर आप बैच में आ जाइए। मल्टीपल जगह पे एक साथ चलाना मुश्किल